आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसमें दो प्यार करने वाले थे और वो एक पल भी एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते थे। एक महीना वो लोग दूर रहे थे। उन्होंने फैसला किया था कि इस 25 तारीख से और अगली 25 तारीख तक हम लोग अलग रहेंगे और अगली 25 तारीख को हम साथ जाएंगे, एक साथ शादी करेंगे, नया घर बसाएंगे अपना। तो ऐसे ही वो लोग करते हैं, शादी भी हो जाती है। बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। उनके माँ बाप भी मान जाते हैं शादी के बाद, लेकिन आगे जाके उनकी ज़िंदगी में इतना बुरा मोड़ आता है कि खुद लड़का अपने हाथ से अपनी पत्नी को जान से मार देता है। दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग लाइक करेंगे तो मेरी वीडियो और भी आगे जाएगी। और कमेंट कर कर बताइएगा कैसी लगी। और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जय माता दी। दोस्तों, ये घटना छत्तीसगढ़ की है, जहाँ एक लड़का था, सूरज नाम था लड़के का, और एक लड़की थी, उसका नाम नंदिनी था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक ही कास्ट के थे दोनों। गांव की ये घटना है। तो दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते थे। लड़की गांव से थी, घर में हर चीज़ की फैसिलिटी थी लड़की के, लेकिन फिर भी वो नहाने के बहाने बाहर, अपनी सहेलियों के से मिलने के बहाने बाहर जाया करती थी और सूरज से मिला करती थी। ऐसे ही छुप छुप कर दोनों मिलते थे। तो जो लड़की होती है नंदिनी, वो सूरज से बोलती है कि हम ऐसे छुप छुप कर कब तक मिलते रहेंगे, और अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा। कोई देख ले इससे पहले हमें कोई फ़ैसला लेना होगा। वो अक्सर उसे बोलती थी कि कुछ करो, पैसा इकट्ठा करो। मैं भी पैसा इकट्ठा करती हूँ, तुम भी पैसा इकट्ठा करो, दोनों एक साथ रहेंगे, घर बसाएंगे। तो सूरज सीरियस हो जाता है और उससे बोलता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, थोड़े पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, थोड़े और मैं काम कर कर इकट्ठे कर लूँगा। और आपसे ठीक 25 तारीख को, अगली 25 तारीख को, ठीक एक महीने बाद मैं तुम्हें इसी जगह बुलाऊँगा, इसी जगह पर आना, और हम लोग अलग चलेंगे। मैं एक कमरे का भी जुगाड़ कर रहा हूँ जिसमें हर चीज़ की फैसिलिटी होगी और हम लोग वहाँ रहेंगे, शादी करेंगे। तो नंदिनी कहती है अपने वादे से मत मुकर जाना, और अब मैं तुमसे नहीं मिलूँगी। अब ठीक मैं उसी दिन मिलूँगी तुमसे जिस दिन तुम अपना वादा पूरा करोगे। तुम बहुत बार वादा कर चुके हो और हमेशा तोड़ देते हो वादे को। तुम इसलिए तोड़ देते हो क्योंकि मैं हमेशा तुमसे मिलती रहती हूँ, लेकिन इस बार मैं तुमसे नहीं मिलूँगी और अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये कहकर वो चली जाती है। वो बहुत आवाज़ लगाता है, नंदिनी नंदिनी, लेकिन नंदिनी पीछे मुड़कर नहीं देखती और वो अपने घर चली जाती है। उसकी याद में वो बहुत पागल सा हो जाता है, लेकिन याद नंदिनी भी उसे बहुत करती है। लेकिन वो ये ठान लेती है कि अब मैं सूरज से नहीं मिलूँगी। वो जब ही मिलूँगी जब वो अपना वादा पूरा करेगा। धीरे 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 कर करके काफ़ी टाइम निकल जाता है। फिर वो, सूरज की हालत इतनी ख़राब हो जाती है, वो काम करने लगता है कहीं पे, पैसे इकट्ठे करने लगता है, लेकिन दिन पर दिन उसकी याद में पागल सा हुआ रहता है। ना वो अपनी शेप बनाता, ना वो अपने बाल कटवाता, बुरा हाल वो अपना कर लेता है। एक दिन वो उसी जगह बैठा होता है जहाँ वो मिला करते थे। तो वहाँ वो एक लड़की आती है 10-12 साल की, और उसके हाथ में एक लेटर देकर वहाँ से चली जाती है, रुकती नहीं है। बस यही कहती है कि नंदिनी दीदी ने ये लेटर दिया है। तो जब वो लेटर पढ़ता है तो उसमें यही लिखा होता है कि मैं जानती हूँ मेरे प्यारे सूरज कि तुम्हारा भी यही हाल है मेरी तरह, जैसा मेरा हाल है, और लेकिन मैं मजबूर हूँ, तुमसे नहीं मिल सकती। और याद रखना, 23 तारीख हो चुकी है, सिर्फ 2 दिन बाकी बचे हैं, और 2 दिन बाद तुम्हें अपना वादा पूरा करना है। और ये 2 दिन बस काट लो जैसे मर्जी, मैं भी काट लेती हूँ, फिर हम दोनों साथ चलेंगे। वो ये लेटर देखता है और उसमें उसको नंदिनी का चेहरा दिखाई देता है, और बार बार उस लेटर को पढ़ता है। रात भर, पूरी रात उस लेटर को ही लेकर सोता है, देखता रहता है उस लेटर को। इतना प्यार वो उस लड़की से करता था। तो 2 दिन जैसे तैसे निकलते हैं। वो 2 दिन बाद एक बाइक का भी अपने दोस्त से कह के इंतज़ाम कर लेता है, और कहे मुताबिक नंदिनी रात के टाइम वहाँ से निकलती है। जाने की कोई साधन नहीं होता तो वो पहले से ही बाइक का इंतज़ाम करके रखता है अपने दोस्त की, और उसको बोल भी देता है मैं इस जगह पे तुझे बाइक दे दूँगा, वापस चाबी दे दूँगा। सब चीज़ वो फ़ैसला कर लेता है। नंदिनी को लेकर वो बाइक पे निकलता है। रायपुर शीतला माता मंदिर है, वहाँ पर उसने किराए का कमरा ले रखा था। वहाँ वो नंदिनी को लेकर जाता है। जब वहाँ जाता है तो वहाँ के जो मकान मालिक होते हैं, रामनिवास उनका नाम होता है, उनसे नंदिनी को मिलवाता है। कहता है कि ये मेरी पत्नी है, और अपना आधार कार्ड भी दिखाता है। इस वजह से वो उन्हें कमरा किराए पर दे देते हैं और दोनों वहाँ रहने लगते हैं।
रहते हैं, कुछ दिन निकलते हैं। घर वालों को, दोनों के घर वालों को ये पता चल चुका था अब तक कि दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ भाग गए हैं। ज़्यादा हू हल्ला उन लोगों ने इसीलिए नहीं किया कि दोनों एक ही कास्ट के थे। नंदिनी के पिता ने भी पुलिस कंप्लेंट करना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि वो यही सोच रहे थे कि बदनामी होगी, और दोनों एक ही उससे ताल्लुकात रखते थे, कास्ट से। तो दोनों ने आपस में समझौता कर लिया, दोनों ने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, दोनों ही ने शादी को स्वीकार कर लिया था। और उधर वो दोनों रहने लगते हैं। वो एक कंपनी में जॉब करने लगता है, दोनों अच्छे खासे खुश रहने लगते हैं। थोड़े दिन में जब वो काम पर चला जाता था तो नंदिनी अकेली रहती थी, वो परेशान रहती थी, उसका टाइम पास नहीं होता था। तो उसने कहा सूरज से कि सूरज, मैं भी काम करना चाहती हूँ, इससे पैसों में भी बढ़ोतरी होगी और हमारा खर्चा भी आराम से चलेगा और मेरा भी टाइम पास हो जाएगा, मैं परेशान नहीं रहूँगी। पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन जब नंदिनी ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करती है तो वो मान जाता है। वो भी काम करने लगती है। अब धीरे धीरे साथ खुश रहने लगते हैं। और अब उनके माँ बाप भी कभी कभार उनसे मिलने आ जाया करते थे। दोनों के माँ बाप यही देखकर खुश होते थे कि बच्चे कमा खा रहे हैं और खुश हैं, और हमें क्या चाहिए। धीरे धीरे वक्त निकलता है, 1 साल गुजर जाता है। 1 साल बाद नंदिनी जब टीवी देख रही होती है, तो टीवी में जब भी वो शादी की बात देखती है, शादी के किस्से देखती है, तो वो यही बात सूरज को बोलती है कि काश हमारी शादी भी इतनी धूमधाम से हुई होती, और ये है वो है। तो हमेशा सूरज बोलता था कि कोई बात नहीं, शादी हो गई और हम लोग खुश हैं, और क्या चाहिए। लेकिन वो हमेशा इस बात पर दोनों के बीच में बहसबाजी हो जाया करती थी। अब धीरे धीरे दोनों के बीच मनमुटाव रहने लगा। अक्सर मोहल्ले वाले उनको शांत करा दिया करते थे और फिर से सब ठीक हो जाता था। लेकिन नंदिनी की ये आदत पड़ चुकी थी, जब भी वो किसी शादी का जिक्र देखती थी या शादी की वीडियो देखती थी, उसका यही हाल होता था। और वो उसको ताने मारने लगती थी कि लोग अपनी पत्नी के लिए ये सब करते हैं और तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। यही सब फिर से बंद, लड़ाइयाँ होने लगती थी, फिर शांत हो जाती थी। एक दिन सूरज अपनी फ्रेंड की शादी में गया होता है, वहाँ की वो वीडियो रिकॉर्ड कर कर लाता है और नंदिनी को दिखाता है कि देखो, ये मेरे फ्रेंड की शादी की वीडियो है। वीडियो देखने के बाद वो फिर से उसे ताना मारना शुरू कर देती है कि तुम कैसे पति हो, 2 साल हो गए हमारी शादी को और तुमने आज तक मेरे लिए कुछ नहीं किया। बस मैं तुमसे यही तो कह रही हूँ कि ज़ोर शोर से हम लोग शादी करते हैं, मेहमान आए, खूब सारे मेहमान आए और इतने अच्छे से हमारी शादी हो, तुम पैसों की चिंता मत करो, मैंने पैसे इकट्ठे कर रखे हैं। तो वो कहता है कि फिर से तुम मेरा दिमाग ख़राब मत करो। अरे हम अब हमारी शादी हो चुकी है, दो अब हम लवर नहीं हैं, हम प्रेमी और प्रेमिका नहीं है, अब हमारी शादी हो चुकी है, हम पति पत्नी हैं। तुम ये बात क्यों नहीं समझती। और ऐसा तो नहीं है कि हमारी पूरी ज़िंदगी निकल गई, हम बूढ़े हो गए या हमारे 4-6 बच्चे हो गए हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, कर लेंगे कभी। तुम ज़रा ज़रा सी बात पर ये क्यों कलेशबाजी करती हो। लेकिन वो उसको ताना मारते हुए पीछे नहीं, ये तू मैं कुछ ज़्यादा ही हद से ज़्यादा बात बढ़ गई। पूरी रात निकलना मुश्किल हो गया था और सुबह होते ही थाना जो होता है वहाँ पर एक आदमी आता है और बोलता है, सीधा अंदर जाता है। वो बहुत जने रोकते हैं उसे, लेकिन वो नहीं रुकता और जाकर अंदर वो सीधा उससे बोलता है कि मैंने अपनी पत्नी को जान से मार दिया है और मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ, आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। ये सुनकर पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। जब उससे पूरी बात विस्तार से पूछते हैं, वो और कोई नहीं था, सूरज ही था। वो पुलिस अंदर बोलता है कि मैंने अपनी पत्नी को जान से मार दिया है और मेरी पत्नी घर पर पड़ी हुई है, मरी हुई, आप जाकर उसे देख लीजिए और मुझे अरेस्ट कर लीजिए। तो वो सारी बातें उससे पूछते हैं कि सारी बातें विस्तार से बताओ। तो वो सारी बातें बताता है पुलिस वालों को। वो बोलता है कि मेरी पत्नी इसी बात पर हमेशा कलेश करती थी कि मुझसे शादी करो, धूमधाम से शादी करो। हमने छोटी सी शादी करी थी क्योंकि हमने लव मैरिज करी थी, लेकिन वो हमेशा इस बात के ऊपर दबाव बनाती रहती थी कि ज़ोर से शादी करनी है, मेहमानों को बुलाना है, खूब सारा रिसेप्शन करना है। और मैं इस बात से परेशान हो रहता था और कल रात को उसने कुछ ज़्यादा ही वो कर दिया। मैंने गुस्से में अपनी पत्नी का गला घोंट दिया, उसकी हत्या कर दी और वो घर पर पड़ी है। पुलिस वाले उसे लेकर उसके घर पर जाते हैं, उसकी पत्नी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और उसको अरेस्ट करते हैं। उसको कोर्ट में भेजा जाता है, कोर्ट से उसे सज़ा हो जाती है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी इतनी ही सी थी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और दोनों एक दूसरे से कितना प्यार कर देते हैं ना, टाइम का कुछ नहीं पता, वक्त का कुछ नहीं पता, गुस्से में इंसान क्या से क्या कर देता है। जो लोग एक दूसरे के बगैर एक पल भर नहीं रह सकते थे, उसने अपने ही हाथों से अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया था, अपने हाथों से ही अपनी पत्नी को जान से मार दिया था।
ये बात पहले की कहानी स्टार्टिंग से जब कहानी हुई थी तो बिल्कुल नहीं लगता था कि वो अपनी पत्नी को इतना सा भी दुख पहुंचा सकता है, और लास्ट में आकर अपनी हाथों से ही अपनी पत्नी की जान ले लेता है। तो दोस्तों, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं होता। गुस्से में इंसान बहुत कुछ गलतियाँ कर देता है, बाद में उसे अफ़सोस करना पड़ता है। थोड़ा पत्नी को भी सोचना चाहिए था, उसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा, सब कुछ इतना खुश रखता था उसे, लेकिन फिर भी उसे समझना चाहिए था। ज़रा-ज़रा सी बात पर वो इसी बात की ताना मारा करती थी अपने पति को, और एक दिन गुस्से में आकर उसने ये कदम उठा दिया। पत्नी चली गई जान से, पति को हो गई सज़ा। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।